मैं तो सार की एक बात ये कहता हूँ, चाहे सफाई हो, चाहे व्यापार हो, चाहे अध्यात्म हो, चाहे देश हो, सब एक ही कार्य के लिए काम है। मेरी अपना बनाना आदत है मेरी। लोग कर रहे हैं सिर्फ एक ही लक्ष्य है, जो व्यापार कर रहे हैं एक ही लक्ष्य है कि चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी होती है। सही मायनों में यही आप देख रहे हैं दिल्ली बाजार। मैं एसके रंजन व्यापार की खास खबरों के साथ अभी मैं मौजूद हूँ एशिया की सबसे बड़ी अनाज मंडी नया बाजार। हमारे साथ है राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय कवि अनिल अग्रवंशी जी, जो कि अग्रवाल समाज के एक अभी तक अग्रवाल समाज में साहित्य जानकार कवि मैंने नहीं देखा। जहाँ तक मुझे अनुभव है कि ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आज इनका सम्मान, इनका प्रोग्राम अनेकों टीवी चैनलों पर प्रसारित होते आया है। आइए इनसे जानते हैं पल से व्यापार के साथ साथ ये साहित्य में किस तरह से रुचि रखते हैं और अपने व्यापार को किस तरह से संभालते हैं। अनिल जी, दिल्ली बाज़ार में आपका स्वागत है। नमस्कार रंजन जी, और दिल्ली बाज़ार का आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने जो नई मुहिम चलाई है कि हमारे व्यापार क्षेत्र से आप तमाम लोगों के साक्षात्कार लेते हैं और उससे हमारे बाज़ार के बारे में, व्यापार के बारे में ये चर्चा पूरे देश में जाती है। आप एक विशेष कार्य करते हैं। पहले तो पूछूंगा सीधे कोई काम कि आप किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। आप एक व्यापार और साहित्य समाज का धरोहर हैं। आपसे मैं जानना चाहूँगा सर कि हाल ही में श्री साहित्य सरगम संस्थान की स्थापना हुई है। इस संस्थान के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? श्री साहित्य सरगम के बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे पिताश्री यहाँ सन 1952 में नया बाज़ार क्षेत्र में आए। हमारे भाई कृष्ण कुमार गोयल यहाँ दलाल गल्ला कमेटी के प्रधान पद पर रहे। हमारे एक भाई यहाँ सेक्रेटरी पद पर रहे और मैं भी कार्यकारिणी सदस्य रहा। यहाँ बाज़ार ने मुझे सब कुछ दिया। इस बाज़ार ने प्यार दिया, व्यापार की शिक्षा दी, हमें संस्कार दिए। ये हमारे लिए दाता बाज़ार है। लेकिन उस माँ सरस्वती ने मुझे संगीत और कविताओं से जोड़ा और आज अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हैं, जैसे आपने कहा कि मेरे जैसा अग्रवाल समाज का कोई व्यक्ति साहित्य के क्षेत्र में नहीं आया, तो मैं थोड़ा सा सुधार कर दूं कि हमारे जयशंकर प्रसाद जी या हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी या हमारे मैथिली शरण गुप्त जी और इसके अतिरिक्त काका हाथरसी स्वयं एक अग्रवाल हास्य कवि थे। उसके बाद अकोला से घनश्याम अग्रवाल एक बड़े देश के कवि हुए। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि सन 2000 के बाद 21 वर्षों में कोई मौलिक हास्य का अग्रवाल समाज में कोई कवि आया तो वो आपने मुझे भरपूर प्यार दिया। पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ और इसके लिए तमाम अपने मित्रों का आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने मेरे को राष्ट्रीय स्तर पर ये पहचान दिलाई। अब श्री साहित्य सरगम का भी मैं ये कहना चाहूँगा, ये संस्था कि जब प्रभु ने मुझे इतना कुछ दिया है, समाज ने इतना कुछ दिया, तो हमारा फर्ज बनता कुछ लौटाने का। मेरे वो कवि मित्र, मेरे वो कलाकार भाई जिनके पास आर्थिक रूप से समर्थ नहीं है, उनके यहाँ कन्या विवाह का आयोजन, मुफ्त आँखों का ऑपरेशन और उनकी किताबों का पुस्तक विमोचन, उनकी किताबों का प्रकाशन, ये सब संस्था मुफ्त करती है। कवियों को गोष्ठी में आने के लिए, बड़े कवि सम्मेलन में और चैनल में आने के लिए अवसर प्रदान करना मेरा कर्तव्य है। नवोदित कलाकारों को आगे बढ़ाना और हिंदी साहित्य को आगे बढ़ाना और हिंदी भाषा के विकास के लिए कार्य करना इस संस्था का मुख्य उद्देश्य है। इसके अतिरिक्त मैं ये भी चाहता हूँ कि ऐसे स्थान जहाँ पर लोग रोटी दे देते हैं, जल दे देते हैं, कपड़े वस्त्र दे देते हैं, लेकिन दोस्तों उनको खुशियाँ नहीं मिल पाती हैं। हमारी श्री साहित्य सरगम का ये उद्देश्य है कि अनाथालय में, वृद्धाश्रम में, नेत्रहीन परिषदों में, बाल सुधार गृह में, नारी निकेतन में, हॉस्पिटल्स में, तिहाड़ जेल में, इन स्थानों पर मुफ्त निःशुल्क कवि सम्मेलन करूंगा, जिसके अंदर मैं कभी कोई राशि चार्ज नहीं करूंगा और कवियों का भी शोषण नहीं होगा। उनको सम्मानित राशि दी जाएगी, जिससे कि ये जो लोग सालों से क्वारंटाइन हुए पड़े हैं, इसका एहसास हम लोगों को तब हुआ जब हमें सब कुछ मौजूद था लेकिन घर में हम क्वारंटाइन हुए पड़े थे। तब पता चला खुशियाँ कितनी ज़रूरी हैं। कभी हम ये कल्पना ही नहीं करते कि वो वृद्ध जो वृद्धाश्रम में पड़े हैं, वो बच्चे जो नेत्रहीन हैं, वो अनाथालय में जो बच्चे हैं, उनकी खुशियों को कौन ख्याल रखेगा। तो अनायास ही मेरे मन में विचार आया और श्री साहित्य सरगम का विकास करने के लिए मैं
प्रयासरत हूँ और इसमें नया बाजार के बहुत सारे लोग हमारे ऐसे ट्रस्टीगण भी जुड़े हैं जिनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। शंकर जिंदल जी हैं, प्रदीप जिंदल जी हैं, प्रहलाद राय मनोज कुमार हैं, श्री सालासर ट्रेडिंग कंपनी है, हमारे लीलू जी प्रधान जी हैं, हमारे सुशील भाई हैं, बसंत जी हैं और इसके अतिरिक्त विपिन राइस वाले जो मारुति वाले वो हैं और मंगत राम सिंगल जी के बेटे हैं, एग्रो प्योर वाले हैं और भी बहुत सारे नाम है। हो सकता है एक आधा नाम छूट जाए, मैं उनसे माफ़ी चाहता हूँ। इन तमाम लोगों ने और इसके अतिरिक्त अन्य लोगों ने इसके लिए सहायतार्थ काम किया है। हाँ, कवियों से इसके लिए कोई हमारी सदस्यता शुल्क नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, सबको निःशुल्क ये सब अवसर प्रदान होते हैं। श्री साहित्य सरगम का साहित्य और व्यापार दोनों को एक साथ लेकर के चल रहे हैं। साहित्य अलग क्षेत्र है और व्यापार अलग क्षेत्र है, दोनों के बीच आप सामंजस्य किस तरह से बैठाते हैं? इसके साथ साथ आपसे जानना चाहेंगे नया बाज़ार के व्यापार के बारे में। आप पल्सेज व्यापारी हैं, ट्रेडर भी हैं, मिलर्स भी हैं और इम्पोर्टर भी हैं, तो इन दो बिंदुओं पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये मैं आपको बताऊं कि साहित्य हो या व्यापार हो या राजनीति हो, ये कभी एक दूसरे से अलग नहीं है। हम कोई भी व्यापार बिना संस्कारों के नहीं कर सकते और संस्कार हमें साहित्य से मिलता है। राजनीति का पुराना रिश्ता रहा है साहित्य से। आप कभी उसका पुराना वो इतिहास उठा के देखिए तो साहित्य और समाज और ये सब चीज़ें एक मूली है। जैसे हमारे शरीर में विटामिन, प्रोटीन, हीमोग्लोबिन तमाम चीज़ों से मिलकर एक स्वस्थ शरीर बनता है, उसी तरह से व्यापार भी हमारे संस्कारों से, हमारे साहित्य से, सब चीज़ों से मिलकर बनता है। केवल व्यापार करने से ही हमारा मन खुश नहीं होता। हमें एंटरटेनमेंट के लिए भगवान ने संगीत दिया है, कविताएं दी हैं, नए नए साधन दिए हैं मनोरंजन के। तो व्यापार के बारे में तो मैं ये कहूँगा, व्यापार दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे। हमारा बाज़ार दाता बाज़ार है, एशिया की सबसे बड़ी मंडी है। यहाँ के लोग बहुत धार्मिक और आध्यात्मिक किस्म के हैं। स्टॉक जो करने की धारणाएं थी वो बदल गई हैं। केवल लोगों का यही ध्यान रहता है कि हम कमाने के साथ साथ समाज का भी ख्याल रखें। और गवर्नमेंट ने भी देखा होगा, जब कभी देश पर विपदा आती है तो हमारी दिल्ली की मंडी, चाहे वो कोरोना काल हो, चाहे वो बाढ़ पीड़ित क्षेत्र हो, हमेशा अग्रणीय भूमिका निभाती है। हमारे प्रधान जितने भी रहे हैं, हमारी एसोसिएशंस बराबर धार्मिक कार्यों में जुटी रहती है। और भविष्य में मुझे लगता है कि कोरोना के काल के बाद व्यापार और अच्छे जाएंगे, किसानों को उचित दाम भी मिलेंगे। किसानों का जो मोदी जी ने किया है बहुत कुछ उसमें अच्छा भी हुआ है, कुछ अगर कमियां होंगी तो उसको भी मिलजुल के दूर कर लिया जाएगा। ये देश की जनता, आपने कोरोना में देखा होगा, भाईचारे की भावना है या छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, उनका कोई औचित्य नहीं है। ये देश है, यही रहेगा। सर, आने वाले कुछ दिनों बाद दिल्ली ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन, जो कि व्यापारियों की एक अग्रणीय संस्था है, इसका चुनाव होने वाला है, पदाधिकारियों का चुनाव है। इस चुनाव के बारे में आप क्या कहेंगे और किन मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए और किन लोगों को इस चुनाव में आना चाहिए, क्या कहेंगे सर? चुनाव में जहाँ तक आने की बात है कि हमारे मेंबर है, सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। तो इसीलिए सब लोगों, जितने भी लोग हैं जो ये सोचते हैं कि मैं व्यापार की सेवा कर सकता हूँ, मैं उन्हें समय दे सकता हूँ और व्यापारी की जितनी भी उलझनें हैं उन्हें दूर कर सकता हूँ, सरकार से तालमेल मिला सकता हूँ, हमारी जो बेसिक समस्याएं, मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करें, आपसी झगड़ों का निपटारा करें और गवर्नमेंट से तालमेल बनाकर इस व्यापार को आगे बढ़े, ऐसे लोगों को आगे आने चाहिए। और ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं है, बल्कि सीधा सोचता हूँ कि भाई भतीजावाद को छोड़कर ऐसे व्यक्ति को चुनाव के लिए आगे आना चाहिए या उन लोगों को लाना चाहिए जो लगता है कि समर्थ है और हमारे व्यापार के लिए कुछ कर सकते हैं। कई बार अक्सर ये हो जाता है कि हमारी आपस में इतनी जानकारी होती है कि हम सीट पर तो बिठा देते लेकिन 3 वर्षों तक कोई काम नहीं हो पाता। फिर वही लोग कहते हैं यार कुछ काम तो हुआ नहीं, लेकिन कभी वो ये नहीं देखते कि मैंने वोट किनको दिया था। वोट उन लोगों को दो जो हमारे बाजार के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे व्यापार के लिए हितकारी हो। वो लोग जो यहाँ एसोसिएशन में समय दे सकें, जिनका तालमेल हो हमारे राजनेताओं से इस प्रकार का कि कोई किसी प्रकार की त्रुटि हो उसे दूर किया जाए, हमारे गोदाम हो उनका नियमन हो, किसी प्रकार का कोई भी परेशानी होती है उसका सॉल्यूशंस निकले और आपसी तालमेल बने और भाईचारे की भावना में प्रधान जी का पूरा बाजार सपोर्ट करे। और बेसिक समस्याएं हैं जो गंदगी की है, सड़क की है, शौचालय की है, मैं रुकना चाहूँगा। आपने जैसे कहा कि ये एशिया की सबसे बड़ी अनाज मंडी है और ये दाता बाज़ार है। जहाँ तक
मैंने देखा है कि जब भी देश में किसी भी तरह की अनहोनी या आपदा आई हो तो यहाँ के व्यापारियों ने बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया है। अभी जैसे कोरोना काल में पीएम केयर फंड हो या सीएम केयर फंड हो या यहाँ गरीबों को राशन बांटने की जहाँ तक बात हो, यहाँ के व्यापारियों ने अपना दिल खोल करके लुटाया, सब कुछ दिया हर तरह से। लेकिन यहाँ बुनियादी सुविधाओं की जो देख रेख रहे हैं, क्या उनमें तालमेल की कमी है? तालमेल की कमी कोई ज़रूरी नहीं है। विवेकानंद जी एक ही हुए थे और गांधी जी भी एक ही थे, उनके साथ बहुत सारे लोग जुटे थे। जब आदमी का लक्ष्य बड़ा होता है, एक अकेले मालवीय जी ने पूरी यूनिवर्सिटी बना दी थी, एक महात्मा बुद्ध ने बहुत काम कर दिए थे। तालमेल होना चाहिए, लेकिन मैं विश्वास लगन पर, निष्ठा पर करता हूँ कि हमारा दृढ़ संकल्प क्या है। जिस दिन किसी प्रधान जी ने सोच लिया यहाँ पर गंदगी का एक भी टुकड़ा नहीं होगा, तो किसी की ज़रूरत नहीं है सहयोग की, ये काम उसी दिन हो जाएगा। जिस दिन प्रधान जी ने सोच लिया यहाँ के शौचालय ठीक हो जाएंगे, तो इतना बड़ा काम नहीं है, करोड़ों रुपया तो यहीं से इकट्ठा हो जाएगा। ये सोचने का नज़रिया है कि हमारे लिए प्राथमिकता किस कार्य के लिए है। क्या एसोसिएशन कोई सुंदर बनाया जा सकता है? क्या बाजार की जो गंदगी है, यहाँ लाखों लोग आता है, हमारा क्या इंप्रेशन पड़ता है? जिस दिन उन्होंने ये सोच लिया, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। बड़े बड़े कार्य दुनिया में होते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी सोच कितनी बड़ी है और आप इस चीज़ को तवज्जो कितना देते हो। इसके लिए क्या हम लोगों को ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए कि बाज़ार में गंदगी ना हो, यहाँ की आवश्यकताएँ जो हों, चाहे वो गटर की है, शीवर की है, गंदगी की है, सड़क की है, वो दूर हो, ट्रैफिक जाम की है। क्योंकि हम आपसी भाईचारे में ये भूल जाते हैं कि किस लोगों ने गलत वाहन खड़ा किया है या कैसा ऐसा हुआ है। जिस दिन ये ठान लिया, ये काम ज़्यादा टाइम का नहीं है। मेरे को लगता है कि शायद जिस प्रधान जी ने ठान लिया, उनकी टीम ने ठान लिया, 1 महीने का समय चाहिए केवल। चाहे वो लोकल हमारे विधायक महोदय से मिले, चाहे हमारे सांसद जी से मिले, चाहे हमारे निगम पार्षद जी से मिले, लेकिन ये मुझे लगता है कि शायद उनके दृढ़ निश्चय की कमी है। वरना इतनी बड़ी मंडी में इतने व्यापारी होने के बावजूद भी वही समस्या खड़ी है, तो हम भारतीय सरकार को क्या कहें? वो तो पूरा देश चलाती है। जब हमारी अपनी सुविधाएं ठीक नहीं हुई है, तो हम किसी को कहने के लिए क्या है? कोई भी प्रधान आए, महामंत्री आए, नाम किसी का लेना उचित नहीं है, लेकिन वो अन्य काम उन्होंने बहुत अच्छे करे, इस काम के अंदर मैं उनको कोई नंबर नहीं देता। और भविष्य के अंदर यही कहता हूं कि आप लोगों को ये सोचना चाहिए, इस कार्य को करना चाहिए। सारा बाजार आपके साथ है, और जिस दिन आपने सोच लिया, तो ये एशिया की सबसे बड़ी मंडी, खूबसूरती में भी सबसे बड़ी मंडी होगी विश्व के अंदर। लेकिन ये सोच मुझे नहीं पता कब आएगी इन लोगों में। मोदी जी ने तो बहुत कह दिया, शौचालय बनवाइए, सफाई करवाइए। अब ये काम वो तो करेंगे नहीं, करना तो हम लोगों को है। ये नहीं सोचते हमारा घर स्वच्छ रहना चाहिए, सड़क कैसी भी हो। क्योंकि जिस दिन हम सड़क को भी अपना देश और घर समझ लेंगे, कहीं पर गंदगी नहीं फैलेगी। साहब, हमने केवल अपनी 4 दीवारी को अपना देश समझ रखा है। देश हमारा जहाँ अन्नदाता बाजार है, हमने वहाँ कितनी गंदगी मचाई हुई है, ये कल्पना हम व्यापारी नहीं करते हैं, क्योंकि वो मेरा पर्सनल काम नहीं है। सर, एशिया की सबसे बड़ी, अनाज कहेंगे कि हम एशिया की सबसे बड़ी मंडी में बैठते हैं, लेकिन अगर कोई विदेशी यहाँ या अपने ही देश के किसी राज्य की महिला व्यापारी अगर आपके यहाँ आए और आपसे मिल कर के कारोबार करना चाहे, तो उनके लिए किस तरह की सुविधाएं कुछ तो दिखती नहीं हैं। ये बिल्कुल ठीक बात है और ऐसा होना चाहिए। और इसके लिए मैं आपको बताऊं, आदमी को एहसास जब ही होता है, उसका इंटेंशन ख़राब नहीं होती। या तो उसको जगाया जाए, या उसे धमकाया जाए, या उसे शर्मिंदा किया जाए। हमारी एसोसिएशन के पदाधिकारियों में तीनों में से जिस दिन ये बात समझ में आ जाएगी, यहाँ पर ये सारी मूलभूत जितनी भी आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी। क्योंकि शायद किसी ने उनको ये कहने की हिम्मत नहीं करी होगी, शायद उनको कभी एहसास नहीं होगा कि कितना बड़ा काम है, या शायद वो कभी शर्मिंदा नहीं हुए होंगे कि हम कहाँ पर बैठे हैं। एक प्रधान होना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन प्रधान होने के कारण आप दायित्व कितना पूरा कर रहे हो। यार, ये 2 किलोमीटर का एरिया उनसे कभी ठीक नहीं हुआ क्या? आपकी तमाम नेताओं से जान पहचान है, आप कांग्रेस, झाड़ू, तमाम बीजेपी, सब लोगों से मिलते हो आप, या उनका स्वागत करते हो, आप उनको हर रूप में सहायता करते हो। तो ये आपकी हिम्मत की कमी है, ये आपके जज्बे की कमी है, जो आपका काम नहीं होता। और मैं इन बातों में विश्वास नहीं करता कि काम नहीं हो पाता, हमारे कोई अड़चन है। अड़चन कभी कुछ नहीं होती है, बाधाएं तो आती रहती हैं। ये हमारा दृढ़ संकल्प हो कि बाधाओं को दूर कैसे करना है। छोटी छोटी बाधाओं से घबरा गए तो क्या हो गया साहब? ये तो यूं ही चलती रहती हैं, और यही बाधाएं रहेंगी क्या सारी ज़िंदगी? इन बाधाओं को कौन सा प्रधान दूर करता है मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी वो जो करते हैं वो अपने हिसाब से बहुत अच्छा करते हैं। लेकिन ये मूलभूत सुविधाएं उन्होंने नहीं करी, इसके लिए मैं खुश नहीं हूँ। ये शर्मिंदगी की बात है हमारे देश के लिए, हमारी संस्था के लिए, हमारे बाजार के लिए।
अनिल जी, दिल्ली बाज़ार से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन चलते चलते आपसे 2 लाइन की एक कविता सुनना चाहेंगे। मेरे श्रोताओं के लिए आप क्या कहेंगे? क्या अभी हाल फिलहाल में आपने कुछ कविता की रचना की है, क्या कहेंगे? हाल फिलहाल तो बहुत सारी कविताएं हैं, ये कविताओं का मंच तो नहीं है, लेकिन मैं तो सार की एक बात ये कहता हूँ, चाहे सफाई हो, चाहे व्यापार हो, चाहे अध्यात्म हो, चाहे देश हो, सब एक ही कार्य के लिए काम करते हैं, उसका नाम होता है खुशी। क्योंकि मैं हास्य का कवि हूँ कि हंसना हंसाना आदत है मेरी, अपना बनाना आदत है मेरी, लोग तो मुँह फेर के चल देते हैं, आवाज़ दे के बुलाना आदत है मेरी। 4 पंक्तियाँ कहता हूँ साहब कि जीवन क्या है। हम जितनी बातें कर रहे हैं सिर्फ एक ही लक्ष्य है, जो व्यापार कर रहे हैं एक ही लक्ष्य है, जो भी कार्य करते हैं उसका एक ही लक्ष्य होता है। उस लक्ष्य पे 4 पंक्तियां प्रस्तुत करता हूँ कि चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी होती है, सही मायनों में यही जिंदगी होती है, और हंसना किसी इबादत से कम नहीं, किसी और को हंसा दो तो बंदगी होती है, किसी और को हंसा दो तो बंदगी होती है। ये खुशियों का काम है साहब, ये टेंशन का काम नहीं है। खुश रहते हुए अपने देश की तरक्की करें, व्यापार की तरक्की करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत आभार। दिल्ली बाजार, नमस्कार।